हेलो गाइस, हमारे जो करंट अफेयर सीरीज़ है जिसमें हम 3 आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इसका आज सेकंड डे है और हम डिस्कस करेंगे आज 3 आर्टिकल जो नवंबर मंथ के हैं और ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू इस न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। तो 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसमें का फर्स्ट आर्टिकल रहेगा इंडिया और अंगोला के टाइज के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। सेकंड है एक फुजियान नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का जो उन्होंने डेवलप किया है, उसके बारे में। थर्ड आर्टिकल है आदित्य L1 मिशन जो भारत का एक मिशन है जो सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए ये मिशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो चलिए हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो है इंडिया और अंगोला के रिलेशनशिप के ऊपर। इस आर्टिकल में कहा गया है एनर्जी कोऑपरेशन एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडिया अंगोला ट्रेड टाइज। देखिए इसका कंटेक्स्ट क्या है। इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने पहली बार स्टेट विजिट की है अंगोला को और ये भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो अंगोला गई है। और इसी के साथ अंगोला को इस साल 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो चुके हैं 11 नवंबर को। और इंडिया एंड अंगोला के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको भी 40 साल हुए हैं। अभी कोर बेसिस क्या है बायलैटरल पार्टनरशिप का। सबसे मेन बात यह है कि जो इंडिया का टाइज है या इंडिया का जो रिलेशनशिप है अंगोला के साथ वो है एनर्जी ट्रेड के ऊपर, क्योंकि इंडिया आज भी 85% जो हमारा ऑयल हो गया वो हम इंपोर्ट ही करते हैं और हमारे लिए एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज भी। तो इसीलिए एनर्जी रिमेन द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडिया अंगोला ट्रेड टाइज। और उसमें दूसरी बात ये भी कही है, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी इंडिया ये भी सोच रहा है कि हमारे जो एंगेजमेंट है वो और डाइवर्सिफाई करने चाहिए। इसमें भारत ने ऐसे 6 ऐसे मेजर सेक्टर है, इस पर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश इंडिया कर रहा है। इसमें है टेक्नोलॉजी फर्स्ट, सेकंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है हेल्थ, फोर्थ है डिफेंस, फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स। तो ये जो 6 ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है उसके एंगेजमेंट बियॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, सेकंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है हेल्थ, फोर्थ है डिफेंस, फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स। अभी एरियाज ऑफ पोटेंशियल कोऑपरेशन इसमें क्या क्या डिस्कस किया है। अभी जो हमारा पोटेंशियल कोऑपरेशन है उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है इसके बारे में देखते हैं। 5 ऐसे एरियाज है जिसमें डिस्कशन हुआ है जो पोटेंशियल कोऑपरेशन है। फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस होंगे पार्लियामेंट की वो, जो अंगोला की बेस्ट प्रैक्टिस होंगे पार्लियामेंट की वो, उसके बारे में पोटेंशियल जो एक पोटेंशियल कोऑपरेशन है डिस्कस हुआ है। सेकंड है एग्रीकल्चर सपोर्ट जिसमें सीड, फर्टिलाइजर, एग्री कैपेसिटी इसके बारे में डिस्कस हुआ है। थर्ड है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ऑयल इंडिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंडिया इंपोर्ट करता है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग। अब ऑयल रिफाइनिंग, लेकिन इंडिया ऑयल रिफाइन करता है इंडिया में और इंडिया के पास बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो ऑयल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स में काम करती है। फिफ्थ है इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी कनेक्टिविटी है अंगोला की उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो भी उनका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए। फिफ्थ है कोलैबोरेशन ऑन रेयर अर्थ मिनरल एंड डायमंड प्रोसेसिंग। देखिए रेयर अर्थ मिनरल आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्लोबली इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है क्योंकि रेयर अर्थ इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गए उसमें, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री हो गई उसमें, या ईवी व्हीकल हो गया, बैटरी व्हीकल हो गया, उसमें रेयर अर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डायमंड प्रोसेसिंग, ये ऐसे 5 ऐसे पोटेंशियल कोऑपरेशन डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज किया है, सेकंड है एग्रीकल्चर सपोर्ट, थर्ड है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनिंग अपॉर्चुनिटीज, फिफ्थ है इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ है कोलैबोरेशन ऑन रेयर अर्थ मिनरल एंड डायमंड प्रोसेसिंग। अभी इंडिया का कमिटमेंट क्या है। देखिए साउथ जो 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 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इंडिया अलग अलग लेवल पे एंगेजमेंट कर रहा है और जिसके वजह से इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन अच्छे हो,
अफ्रीका में डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसके लिए इंडिया आज भी कमिटेड ऐसा नेशन है। तो इंडिया के कमिटमेंट क्या क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट है, इंडिया एक्सप्रेस रेडीनेस टू वर्क विद अंगोला फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। जो अंगोला के साथ म्यूचुअल ग्रोथ के लिए भारत रेडी है। सेकंड है, इम्फेसिस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। थर्ड है, सपोर्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन अंगोला। देखिए, भारत के पास एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि भारत आज स्किल डेवलपमेंट में भारत ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुद को डेवलप किया है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गए, आईटी हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, या डिफेंस में भी या एरोस्पेस में भी इंडिया काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ हेल्थ सेक्टर हो गया, इसमें भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोल प्ले किया है। नॉट ओनली फॉर इंडिया पर्पस बट ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो इंडिया की कमिटमेंट है ये। अभी इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड फील्ड्स ऑफ कोऑपरेशन, इसमें क्या क्या साइन हुए इसके बारे में देखते हैं, और क्या क्या प्लानिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले समय में उसके बारे में। फर्स्ट है डिफेंस, सेकंड है कल्चर, थर्ड है आयुर्वेदा, फोर्थ है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फिफ्थ है मरीन रिसोर्स, सिक्स है कॉन्सुलर मैटर्स, सेवंथ है एयर सर्विस एग्रीमेंट। देखिए, आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए भी, इसे आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि आयुर्वेदा के ऊपर क्वेश्चंस आ भी सकता है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये हुए हैं दो देशों के बीच में। अभी अंगोलास पार्टिसिपेशन इन इंडियाज ग्लोबल इनिशिएटिव। देखो, भारत के बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव है, जैसे कि हम सबको पता है कि CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत ने ही ये इनिशिएटिव लिया था। इसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इसमें भारत का इनिशिएटिव है। रिसेंटली G20 समिट में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके बारे में भी इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। तो अंगोला जो है, अंगोला ने दो ऐसे इनिशिएटिव है भारत के जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसमें अंगोला पार्टिसिपेट कर रहा है। एक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सेकंड है इंडियाज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये अंगोला इन दो ऐसे इंडिया लेड इनिशिएटिव है जिसमें पार्टिसिपेट करता है। अभी ट्रेड प्रोफाइल देखते हैं। जो भारत है, इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ अंगोला। अंगोला के जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें भारत है। सेकंड आफ्टर चाइना इन अंगोलास ट्रेड मैट्रिक्स, और थर्ड है इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 10% ऑफ अंगोलास एक्सटर्नल ट्रेड। जो भी अंगोला का एक्सटर्नल ट्रेड होता है, इसमें इंडिया 10% जो ट्रेड होता है वो इंडिया से होता है। तो देखिए, अंगोला के पर्सपेक्टिव से इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अंगोला ही नहीं, लेकिन पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस विजिट की। देखो, सबसे मेन है इन्हांस इंडिया इन अफ्रीका एंगेजमेंट अंडर साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात इंडिया बहुत बार इंडिया ने अलग अलग लेवल पे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे की थी, और आज भी इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड है। तो ये जो विजिट है ये हमारी इन्हांसमेंट करेंगी इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट अंडर साउथ साउथ कोऑपरेशन। सेकंड है स्ट्रेंथन्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी टू डाइवर्सिफाइड एनर्जी रिसोर्सेज। हम सभी को पता है कि आज जो एनर्जी सिक्योरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और आज एनर्जी सिक्योरिटी बहुत फ्राइजाइल हो चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मिडल ईस्ट रीजन है, वेस्ट एशियन नेशन है, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अभी रिसेंटली वेनेजुएला और US के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस दिख रहे हैं। तो इसके वजह से जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ये डाइवर्सिफाई करेगा तो इसमें इंडिया को इतनी समस्या नहीं आएंगी फ्यूचर में। इसीलिए ये जो विजिट थी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद इट डिपेंड्स इंडिया जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस एंड गुडविल इन अफ्रीका। ये जो विजिट है, ये विजिट इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस है अफ्रीका में और गुडविल है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजिट रोल प्ले करती है। देखिए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो गया या सॉफ्ट पावर हो गया, ये जो डिप्लोमेसी है या सॉफ्ट पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो जियोपॉलिटिकल आज की जो कंडीशन है इसके पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे तो ये जो विजिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए भी थी। सपोर्ट लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन एंड इमर्जिंग सेक्टर लाइक मिनरल एंड मरीन रिसोर्सेज। जो इमर्जिंग सेक्टर है जैसे मिनरल, जैसे अभी हमने रिसेंटली बात की थी रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इसके लिए भी ये जो विजिट थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी स्ट्रेटजिकली भी। तो ये जो आर्टिकल था इंडिया अंगोला रिलेशनशिप के बारे में, इसे हमने
डिटेली डिस्कस किया है, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है या मेंस में भी आने की संभावनाएं हैं। वैसे भी अफ्रीका जो है, अफ्रीका यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। प्रीलिम्स में मे भी अफ्रीका के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, अंगोला के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। दूसरी बात यह है कि अफ्रीका के ऊपर यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया के अफ्रीका में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स है, और इसमें हम अंगोला के बारे में कोट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नेशन है आज, क्योंकि 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 40 ईयर्स ऑफ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुए हैं। और तीसरी बात है रेयर अर्थ मिनरल और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अंगोला इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड आर्टिकल के ऊपर। सेकंड आर्टिकल है फुजियान जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके बारे में। अब ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। सिग्नल फ्रॉम चाइनाज लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान। जो चाइना की जो नेवी है, पीएलए नेवी, हैज़ ऑफिशियली इंडक्टेड फुजियान। इन्होंने फुजियान को ऑफिशियली इंडक्ट किया है उनके नेवी में। फुजियान क्या है? फुजियान इज चाइनाज थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड मोस्ट एडवांस टिल नाउ। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो फुजियान उसमें का मोस्ट एडवांस है। अब इसे की फीचर देखते हैं हम। फुजियान इज द फर्स्ट चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी इक्विप्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स। फुजियान ये चाइना का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लेस है। आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट क्या होता है। अभी क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट? दिस अलाउज एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ विदाउट अ स्की जंप रैम्प एंड मेक टेक ऑफ फास्टर, स्मूदर एंड कैन लॉन्च हेवियर एयरक्राफ्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से जो एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ होता है वो काफ़ी स्पीड से होता है, बहुत कम समय में होता है, और हेवियर एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। फुजियान गिव्स चाइनाज नेवी फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी फार अवे फ्रॉम चाइनीज शोर। फुजियान है ये चाइना की जो नेवी की कैपेसिटी है ये भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, और जिसकी वजह से चाइना का जो डोमिनेंस है वो केवल चाइनीज शोर में नहीं रहेगा, लेकिन बियॉन्ड चाइनीज शोर भी इसका डोमिनेंस बढ़ सकता है, इनका प्रेजेंस बढ़ सकता है। तो फुजियान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंपैरिजन करेंगे हम। देखिए यूएस के पास सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। सेकंड नंबर पे चाइना है, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया, यूके, इटली, इन तीनों के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस के है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके नाम क्या है। अभी हम स्ट्रैटेजी का एंगल देखते हैं इस फुजियान जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके बारे में। अभी फुजियान जो है इसका जो मोस्ट एडवांस ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, ये शो करता है कि चाइना की जो नवल पावर है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अब फुजियान जो मोस्ट पावरफुल उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लेस है, तो इससे ये दिखता है कि चाइना की जो नवल पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट फुजियान में भी डिप्लॉयड अराउंड ताइवान रीजन। एक्सपर्ट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फुजियान का जो फुजियान है उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान रीजन में यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। थर्ड है फुजियान इज नेम आफ्टर चाइनीज साउथ ईस्टर्न प्रोविंस फेसिंग ताइवान स्ट्रेट। अब ये यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फुजियान ये कहाँ पे है, ताइवान स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो फुजियान एयरक्राफ्ट है वो साउथ ईस्टर्न प्रोविंस है चाइना का, उसके नाम वहाँ से लिया गया उसका नाम है। जो ताइवान स्ट्रेट में वो है वो जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि चाइना और ताइवान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, इतने अच्छे रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं है, और इसी पर्पज़ के लिए इन्होंने फुजियान एयरक्राफ्ट को भी डेवलप किया है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताइवान रीजन में इसको डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पे, वो J35 और J15T जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट भी यहाँ से या न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है, जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के यूज़ से यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं या इसका यूज़ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है दिस इंडक्शन स्ट्रेंथन्स चाइनाज मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन। इनका मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। सेकंड है शोज चाइनाज रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इट्स नेवी टू चैलेंज यूएस डोमिनेंस इन इंडो पैसिफिक। अभी हम सबको पता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रीजन में सिर्फ चाइना ही नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जैसे यूएस हो गए या ऑस्ट्रेलिया हो गए, इनका प्रेजेंस है। और
दूसरी बात ये भी है कि चाइना के लिए इंडो पैसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पर्पज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का भी वहाँ से ही वहाँ पे ही है जहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन है। और थर्ड थिंग ये भी है कि इंडो पैसिफिक ट्रेड हो गया, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके वजह से भी ये सिग्निफाई करता है कि चाइना की जो रैपिडली मॉडर्नाइजिंग नेवी चाहे वो यूएस का चैलेंज है, जो यूएस का डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक में, उसको चैलेंज कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो ये मशीन है यूज मेनली ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर टू लॉन्च फाइटर जेट्स। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक मशीन हम लॉन्च करते हैं जो फाइटर जेट्स के लिए यूजफुल रहती है। अभी पहले क्या होता था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रीम और गन पाउडर इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट टू पुश द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एट वेरी हाई स्पीड। जो भी एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जब वो टेक ऑफ लेता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट की जो सहायता से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पुश की वजह से वो एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ता है और बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा स्पीड से वो आगे बढ़ता है। ये सेम प्रिंसिपल ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रिंसिपल है मैग्लेव का प्रिंसिपल है, जो बुलेट ट्रेन जैसे हाई स्पीड रेलवे में रहता है। मैग्नेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविएशन इन ट्रेन्स। मैग्नेट पुश करता है ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड जाने के लिए, है ना, विदाउट टचिंग, तो जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सेम प्रिंसिपल यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट में, जो एयरक्राफ्ट के लिए है, वो भी जहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उसके लिए। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट, ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकती है। सेकंड है यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है कि चाइना की जो नवल पावर है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर में भी क्वेश्चन अगर पूछा या इनडायरेक्टली हम अगर यहाँ पे कोट कर सकेंगे तो हम कोट कर सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, या जो इंडिया का नेबर है चाइना, उसमें जो हमारे रिलेशन है उसमें हम बता सकते हैं कि वो नेवल पावर यहाँ पे चाइना ने कैसे डेवलप किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से इसको लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स कैसे काम करता है। पावरफुल मैग्नेट क्रिएट अ फास्ट मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड पुल्स अ मेटल प्लेट और शटल कनेक्टेड टू द एयरक्राफ्ट। ये पुल करता है मेटल प्लेट को और शटल द कनेक्टेड टू एयरक्राफ्ट। थर्ड है एयरक्राफ्ट गेट्स वेरी हाई स्पीड इन ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत कम डिस्टेंस में उनको वेरी हाई स्पीड मिल जाती है। देन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम द शिप। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। अभी इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा एक ये है कि इसमें फ्यूल की बचत होती है, फास्टर है, मोर एफिशिएंट है। तीसरी बात इसमें है कि कैन लॉन्च हेवियर एयरक्राफ्ट इन लेस टाइम, और इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स में, और जिसकी वजह से जो भी एयरक्राफ्ट रहेंगे वो इफ़िशिएंटली काम करेंगे उस एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो चाइना का जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो उनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में भी था क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट जैसे टेक्नोलॉजी है उससे लेस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल है इंडिया L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शन फ्रॉम द सन। जो इंडिया का आदित्य L1 है, आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शन फ्रॉम सन। तो आदित्य L1 जो इंडिया का जो मिशन था वो स्पेशली सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए था। इसके लिए ये न्यूज़ है द हिंदू न्यूज़पेपर की। कंटेक्स्ट ये था कि साइंटिस्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है एंड नासा है ऑप्टेड द फर्स्ट एवर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन इन ए विजिबल वेवलेंथ फ्रॉम आदित्य L1 मिशन। जो आदित्य L1 मिशन है वह उन्होंने वहाँ से जो कोरोनल मास इजेक्शन है जो सूरज से निकलता है, सन से निकलता है, वो आइडेंटिफाई किया है इन ए विजिबल वेवलेंथ फॉर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। देखो कोरोनल मास इजेक्शन होता है मैसिव इरप्शन होता है। कहाँ से इरप्शन होगा? सन से इरप्शन होगा ऑफ मैग्नेटाइज प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सन्स आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस जो सन का रहता है वहाँ से इरप्शन होता है मैग्नेटाइज प्लाज्मा का और मैग्नेटिक फील्ड का, और उस आउटर एटमॉस्फेयर को कहते हैं कोरोना। और ये इरप्शन कहाँ पे होगा? ऑब्वियस है स्पेस में होगा। ऑफन रिजेबलिंग जायंट ट्विस्टेड ड्रॉप्स ऑफ सोलर मटेरियल। जो सोलर मटेरियल है उसका जायंट और ट्विस्टेड ड्रॉप्स जैसा ये रिजेंबल करता है। तो कोरोनल मास इजेक्शन क्या रहता है? मैसिव इरप्शन ऑफ मैग्नेटाइज प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सर्स आउटर एटमॉस्फेयर, जिसे हम कोरोना कहते हैं। यह की इंस्ट्रूमेंट क्या है? विजिबल एमिशन लाइक कोरोनोग्राफ
पेलोड ऑन बोर्ड आदित्य L1 जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, ये पेलोड है, ये आदित्य L1 पे ऑन बोर्ड किया है। दूसरा है कंडक्टेड ऑब्जर्वेशन वेरी क्लोज टू सन सरफेस। इसका यूनिक और एक की इंस्ट्रूमेंट है कि जो इसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो सन से काफ़ी सन के सरफेस उससे काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे हो रहा है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, एनर्जी, टेम्परेचर एंड स्पीड नियर ओरिजिन। जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, एनर्जी के बारे में मिलती है, टेम्परेचर के बारे में मिलती है, स्पीड नियर ओरिजिन, उसका स्पीड कितना है उसके नियर ओरिजिन पे उसके बारे में। अब यूनिक क्या है? ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है वेरी क्लोज टू सन सरफेस है, सन का आउटर सरफेस उसे कोरोना कहते हैं। सेकंड है फर्स्ट टाइम सच स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा इज ऑब्टेन्ड इन विजिबल लाइट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है वो विजिबल लाइट में ऑब्जर्व किया गया है। अब वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्रीलिम के पर्सपेक्टिव में हम नहीं कह सकते, लेकिन मेंस में हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आया तो। देखो इसका मास ऑफ करंट CME ऑब्जर्व कितना है? 9.4 इंटू 10⁻21 जूल्स। सेकंड है CME का मास कितना है? 270 मिलियन टन्स, 270 मिलियन टन्स यानी 27 करोड़ टन्स इसका ये मास है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे टाइटैनिक जैसे जायंट शिप के साथ तो CME का मास है 18 मिलियन टाइम्स मोर देन मास ऑफ टाइटैनिक है। ऑफ इनिशियल स्पीड CME की कितनी थी? 264 किलोमीटर पर सेकंड थी और CME टेम्परेचर कितना था? 1.8 मिलियन केल्विन। अभी सिग्निफिकेंस क्या है फ्यूचर के लिए? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट विल कंटिन्यू टू ऑब्जर्व मोर CME इरप्शंस। अभी जो आने वाले समय में बहुत जितने भी CME इरप्शन होंगे उसको आदित्य L1 जो है वो ऑब्जर्व करते रहेगा। दूसरा है कि VELC जो है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है। ऑपरेशनल मोर डाटा ऑन सन स्पेस इंटरेक्शंस विल बी अवेलेबल। जो विजिबल जो VELC है वो जो पेलोड वहाँ पे एडजस्ट किया गया है आदित्य L1 मिशन में, तो उसके वजह से जो डेटा है सन स्पेस का इंटरेक्शन का वो भी अवेलेबल होगा। ये हेल्प किस में करेगा? इस स्पेस वेदर में जो वेदर है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। सोलर स्टॉर्म्स है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। इम्पैक्ट ऑफ सोलर इरप्शन ऑन सैटेलाइट, नेविगेशन, पावर ग्रिड, टेलीकॉम, इसके लिए देखिए सैटेलाइट हो गया, पावर ग्रिड हो गया, टेलीकॉम हो गया, नेविगेशन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिए क्योंकि हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग सेक्टर में ये कहीं ना कहीं इन सारे के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर इसमें कुछ इश्यूज आ जाए तो जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, पावर हो, एग्रीकल्चर हो या क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ये सब डिपेंड होते हैं इनके ऊपर। तो सैटेलाइट, पावर ग्रिड, टेलीकॉम, नेविगेशन का इम्पैक्ट इनके ऊपर सोलर इरप्शन का क्या इम्पैक्ट होता है ये भी आदित्य L1 की वजह से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आदित्य L1 मिशन है ये यूनिक है इंडिया के लिए क्योंकि ये फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक CME डेटा जो था वो विजिबल वेवलेंथ में जो जिसको नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया, एक साइंटिफिक माइलस्टोन है और ये बेटर प्रेडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर इरप्शन के लिए जो स्टडी है उसके भी काम आएगा आने वाले दिनों में। तो ये जो 3 आर्टिकल है हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए थे। फर्स्ट आर्टिकल था इंडिया अंगोला रिलेशनशिप के बारे में, सेकंड था फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जो चाइना का है उसके बारे में, जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और थर्ड है आदित्य L1 मिशन के बारे में जिन्होंने रिसेंटली जो CME है कोरोनल मास इजेक्शन उसको ऑब्जर्व किया था विजिबल वेवलेंथ में। तो ये 3 आर्टिकल आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपके UPSC के जो नॉलेज है उसको इन्हांस करने में भी हेल्पफुल रहेंगे और आपके जो UPSC एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू गाइज, जय हिंद।